नमस्कार। मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सबने लेवल अप बीपीएससी ने आपसे वादा किया है कि 69 बीपीएससी के रिवीजन क्लासेस और लेक्चर सीरीज हम लोग लेके आएंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं। हिस्ट्री के लेक्चर्स लगातार आ रही हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल की बारी है, बिहार स्पेशल भी आना शुरू हो जाएगा। और फिर करंट अफेयर्स और साइंस, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। करंट अफेयर्स 35 मार्क्स के और साइंस जो है वो 30 मार्क्स के। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 150 ये दोनों सब्जेक्ट 65 मार्क्स के आते हैं, तो उसकी भी लेक्चर्स आनी अब शुरू होंगी। हमने पॉलिटी की फर्स्ट लेक्चर देखी थी और पॉलिटी की फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि संविधान क्या होता है। हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी, इस बात को समझने की कोशिश करी थी कि संविधान है क्या, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें, और संविधानवाद क्या होता है, संविधान के कार्य क्या होते हैं। इसको हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करी थी। बहुत डेप्थ में जाने का समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये एक एमसीक्यू सीरीज है। तो हमने पहले सोचा कि उसको समझा दूं और फिर जो है आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और पहला क्वेश्चन कुछ यूं है कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है। संविधान का विकास जो हमारे यहाँ हुआ स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद हमारी संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, उसके तो कई सारे सोर्सेज हैं, कई सारे जो है कई सारी जगहों से हमने उस चीज़ को अपनाया है। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन था संविधान का, वो संविधान का फाउंडेशन क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 बनने से पहले, उसके कई साल पहले, कई दशक, और दशक क्या चले जाए हम 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में 1773 के आसपास में ये शुरुआत मानी जाती है हमारे इस जो संविधान का स्वरूप दिखता है आज के वक्त में, उसका जो पौध है, उसका जो प्लांटेशन है, हमने तब किया था जब भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया था। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो है क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निपटान अधिनियम, तो निपटान अधिनियम, यहाँ पे निपटान अधिनियम शब्द तो नहीं कहेंगे हम कहेंगे जो है, हम इसको कह सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट को कहते हैं हम लोग एक तरह से संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, तो संशोधनात्मक अधिनियम के रूप में किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है 1773 का विनिमय अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है 1781 का संशोधन अधिनियम। सी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो हमारे एग्जामिनेशन का जो आजकल बीपीएससी में ट्रेंड बदल गया। 68 में पहले क्या होता था, 67 में क्या दिया था? 67 में कुछ यूं क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन होते थे, ए, बी, सी और डी, और ई में होता था मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, और यही हो जाता था नन ऑफ दी अबव। लेकिन 68 में क्या क्या देखने को मिला कि इसने डी ऑप्शन में कर दिया था मोर देन वन ऑफ दी अबव और ई ऑप्शन में कर दिया था नन ऑफ दी अबव। तो ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया था कि ई ऑप्शन में क्या था, नन ऑफ दी अबव दे दिया। ठीक है, अब आगे जरा सा हम लोग बढ़े। तो यहाँ पे उसी बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हमने क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो ये था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है। 1773 का विनिमय अधिनियम, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलिए एक एक करके हम समझते चले जाते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि क्या है ये। तीनों यहाँ पे एक्ट दिए हुए हैं। एक तो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784।
4। तो चलिए पहला हम समझते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके आने के पहले की चीजों को हम समझें। आप सबको जैसे पता है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि के पश्चात बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार एक तरह से ब्रिटिश कंपनी को मिल चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुकी है। शाह आलम द्वितीय ने संपूर्ण दीवानी अधिकार तथा निजामत के भी अधिकार एक तरह से किसको सौंप दिए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए हैं। सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो नवाब के हाथों में है, जो वो भी ठीक ढंग से वो निभाता नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से हम देखने को क्या मिल रहा है कि बंगाल में डायरकी स्टार्ट हो गया है। बंगाल में क्या स्टार्ट हो गया है 1765 के बाद? बंगाल में एक तरह से द्वैध शासन, इसको डायरकी कहते हैं, या द्वैध शासन की शुरुआत हो गई है। और डायरकी होने के बाद से एक तरह से विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी जिम्मेवारी के अंग्रेजों ने बंगाल की राजस्व को वसूलना शुरू कर दिया। सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर थी प्रशासन की? नवाब के ऊपर थी। नवाब ने भी बंगाल की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास वित्तीय अधिकार है नहीं, सिर्फ शासन चलाने का अधिकार है, प्रशासन चलाने का अधिकार है। तो बंगाल के नवाब ने भी बंगाल की जनता पर ध्यान देना छोड़ दिया। इसका असर ये हुआ कि अंग्रेजों ने 1765 से लेकर के 1772 के बीच में बंगाल को जमकर लूटा, जमकर चूसा, लोगों की खून चूस लिया इन्होंने। फलतः यह हुआ कि 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ी आपदा आई, जिसमें 1/3 जनसंख्या जो है काल कलवित हो गई, मारी गई। अब इसके बाद 1772 के तक आते आते हम ये देखने को मिलेगा, इनफैक्ट अच्छा तो इसमें एक चीजें थी कि इस लूट काल के दौरान, इसको क्या कहते थे? लूट काल कहते थे, लूट काल कहते थे। इस लूट काल के दौरान कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फायदा पहुंचना चाहिए वो फायदा नहीं पहुंचा। कारण क्योंकि लूट के दौरान जो ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपने निजी व्यापार, निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। वो कंपनी के बारे में कम सोच रहे हैं और अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो वो ब्रिटिश कंपनी के कार्य करते हुए अपने निजी व्यापार से अधिकतम मुनाफा कमाने के फेर में लगे हुए हैं। और इस क्रम में कंपनी जो राजस्व की प्राप्ति कंपनी को होनी चाहिए थी, उतनी राजस्व की प्राप्ति जो है कंपनी को ना हो करके वो कहाँ हो रहा था, किसको हो रहा था वो फायदा? ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को, क्योंकि उस समय ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को अपना निजी व्यापार करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त वो एक तरह से पूरे प्रशासन पर कर्मचारियों का कंट्रोल हो गया था। तो वो यहाँ के लोकल जमींदार, बंगाल के लोकल जमींदार, बिहार के, उड़ीसा के लोकल जमींदार, लोकल अथॉरिटीज से जम के घूस वसूलना और रिश्वत वसूलना शुरू कर चुके थे उपहार के रूप में। तो यहाँ पर कंपनी जो है घाटे में चल रही थी। एक तो पहला तो कर्मचारियों के रवैये से, कर्मचारियों के निजी स्वार्थ से कंपनी को घाटा पहुंच रहा था। दूसरा, जो भी आय हो रही थी कंपनी को, वह आय खर्च हो जा रही थी। कहाँ हो जा रही थी? अपने विस्तारवादी नीतियों में। विस्तारवादी नीतियों में दक्कन के क्षेत्रों में ये अपनी विस्तारवादी नीतियों को भरपूर तरीके से आगे बढ़ा रही थी, कोशिश कर रही थी। अभी इनके सामने, अब बंगाल तो इनके हाथों में आ गए ना, इनके सामने बहुत बड़े कंटेंडर अभी खड़े थे। वो थे मराठा, वो थे मैसूर, वो था निजाम, हैदराबाद, है ना। तो इन सब क्षेत्रों, इन क्षेत्र, और एक बहुत बड़ा हिस्सा था भारत का। अब इन एरियाज पर अपने विस्तार के लिए इन कंटेंडर्स को रास्ते से हटाना बनता था। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता थी। तो ये धन इन्होंने बंगाल से कमाया तो जरूर, लेकिन अब ये खजाने में ना होकर के ये खर्च हो जा रहे हैं। तो जो मुनाफा हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। उल्टे कंपनी दिवालिया होने के कगार पे आ गई और 1767 तक कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने का विचार कर लिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास 10 लाख पौंड का, ब्रिटिश सरकार के पास 10 लाख पौंड का जो है ऋण, लोन के लिए अप्लाई किया। और बस यही तो मौका हाथ लगा ब्रिटिश सरकार को कि अब पकड़े गए बच्चे। अभी तक ब्रिटिश सरकार कोशिश करके भी इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मौका हाथ लगा। ब्रिटिश सरकार ने बोला
कि 10 लाख पाउंड का कर्ज देंगे तो, लेकिन पहले आपके कंपनी की ऑडिटिंग करेंगे, आपकी क्या वित्तीय स्थितियां हैं, क्या आप कैसे आप फंक्शन करते हैं, क्योंकि आपने इंडिया में एक तरह से स्टेट की तरह फंक्शन करना शुरू कर दिया। आपने अपनी पुलिस डेवलप कर ली, आपने जुडिशरी डेवलप कर ली है, आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फंक्शंस डेवलप कर लिए हैं। तो एक तरह से अब आपकी ऑडिटिंग करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद निर्णय होगा कि 10 लाख पाउंड जो है दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया, इस समिति को बोला गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, और रिपोर्ट के बाद जो है रिपोर्ट ये समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और इस रिपोर्ट के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय प्रधानमंत्री, लॉर्ड नॉर्थ साहब ने एक मसौदा तैयार किया, और इस मसौदे के ये मसौदा ही आगे चल के क्या बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट दो सदनीय व्यवस्था है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स भारत की तरह एक लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भारत की तरह एक राज्यसभा है। तो दोनों ही जगह से उन्होंने पास किया, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास कर दिया गया। और ये पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश की। और इस नियंत्रण कैसे किया जाएगा, अब इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, एक एक स्टेप वाइज, कि कौन कौन से वो तथ्य थे, कौन कौन से वो रूल एक्ट थे जिसके तहत इन्होंने कोशिश की क्या करने की, इन्होंने कोशिश की ब्रिटिश कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की। तो पहला प्रयास था कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिले। पहला ये भारत में ब्रिटिश के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिल गई, है ना। दूसरा, भारत में केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन करने की शुरुआत हो गई, है ना, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करना, सारी शक्ति को एक जगह सेंट्रलाइज करना, एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति देना। अब यहां से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई, शक्तियों का केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है। तीसरा चीज है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश की, कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर आप समझ गए तो अब आगे बढ़ूं मैं। अब अगली, तो इन्होंने क्या किया, पहला चीज, अच्छा, इसके पहले तक 3 प्रेसिडेंसीज थी। 3 प्रेसिडेंसीज जो है वो कौन कौन सी थी, एक तो थी बंगाल, एक थी मद्रास, और एक थी बॉम्बे। ये तीनों इंडिपेंडेंट थी, ये तीनों क्या थी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र थी, और तीनों अपना अलग अलग फंक्शन करती थी। ये तीनों ही रिपोर्ट करती थी कहाँ पे, ये तीनों ही अपने एक्टिविटीज, अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट की जा रही हैं, ये अपनी इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट्स कहाँ दे रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे है, इंग्लैंड में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे है, इंग्लैंड में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, एक तरह का बोर्ड है जिसमें एक तरह का बोर्ड है जिसमें डायरेक्टर्स का बोर्ड है, जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, और 24 मेंबर्स होते थे। 24 मेंबर्स होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और इसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 24 मेंबर्स होते थे, और इनका सिलेक्शन पर ईयर होता था।
इनका सिलेक्शन पर ईयर होता था। इनकी सिलेक्शन कौन करते थे? इनकी सिलेक्शन करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इनकी सिलेक्शन कौन कर रहा है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इनकी सिलेक्शन करते थे। यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो है वो चुनाव करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स का। ठीक है, तो ये कौन है कोर्ट ऑफ, ये प्रोप्राइटर्स कौन है? शेयर होल्डर्स है। ये प्रोप्राइटर्स कौन है? शेयर होल्डर्स है, कंपनी के शेयर होल्डर्स है। ठीक है, तो अब बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये क्या इंडिपेंडेंटली अपनी रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट करती थी? हर कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और इंडिया में कोऑर्डिनेशन के लिए इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं थी। कोई ऐसा बॉडी चाहिए थी, कोई ऐसा एक संगठन चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो तीनों को कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, तो क्या किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट में किया ये गया, इसको मैं बताता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट में किया ये गया कि एक बंगाल की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। बंगाल की सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश कर दी गई। बंगाल के गवर्नर जो हैं वो अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे। बंगाल गवर्नर जनरल कहलाने लगे और मद्रास को और बॉम्बे को बंगाल के अंदर सबऑर्डिनेट का इनके अंदर कर दिया गया। बंगाल के अंदर में मद्रास और बॉम्बे को डाल दिया गया। अब डिसीजंस मेकिंग पावर सब एक तरह से किसके पास आ गई? एक्सिक्यूटिव पावर्स, नॉट लेजिस्लेटिव पावर। एक्सिक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में आ गई? एक्सिक्यूटिव पावर्स। एक्सिक्यूटिव पावर्स किसको दे दी गई? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का जो गवर्नर है अब वो क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और मद्रास और बॉम्बे को इसके अंदर में कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में ही सारी पावर्स नहीं रहेंगी। बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में के अंदर में एक बनाया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल का परिषद बनाया गया। एक्सिक्यूटिव काउंसिल है। क्या है? एक्सिक्यूटिव काउंसिल है। ये एक तरह का क्या है? एक्सिक्यूटिव काउंसिल है। ये कार्यकारिणी परिषद है। ये क्या है? कार्यकारिणी परिषद। मतलब सारी योजनाएं कौन बनाता है? कार्यकारिणी परिषद। तो क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कि पहला काम कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा ये कि मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में कर दिया गया। तीसरा ये कि गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद थी, और इसमें 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई? 4 सदस्यों की नियुक्ति, 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल को, गवर्नर जनरल काउंसिल जो है उसमें कितने मेंबर? एक तो खुद गवर्नर जनरल और दूसरे कौन? 4 मेंबर। तो गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता है। हमेशा यहां पे जब भी निर्णय होगा बहुमत से होगा, मेजॉरिटी से होगा। जब भी कोई योजनाएं बनेंगी उसके ऊपर डिसीजन कैसे होगा? मेजॉरिटी से होगा। और किसी भी नीति को पास कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 3/2 से पास होना चाहिए, है ना? 3/2 से पास, तो 3/2 के वोट से पास होगा तब वो कार्य धरातल पे उतरेगा। तो एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर दिया भी गया और उनको उनके ऊपर नकेल भी कस दिया गया। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ गया। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया।
और यहीं जो है दिक्कत बाद में आएगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को जो है जब एग्जीक्यूट करेगा, तो कलकत्ता में 1774 में क्या किया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है। पांचवा, कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया कि अब कोई निजी व्यापार पर रोक। यही तो कारण था ना कि ये अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कंपनी पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कंपनी के कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये अपनी व्यापार नहीं करेंगे अब। दूसरा, कोई भी रिश्वत या उपहार लेने पर पाबंदी। नहीं कह सकते कि इन्होंने उपहार दिया है उनके फेवर में काम करने के लिए। अब कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार का रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते। ठीक है। कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल जिसको कहा गया, निदेशक मंडल, इनको कहा गया कि आपको हर साल जितनी भी जो रिपोर्ट्स हैं राजस्व संबंधी, वो सारे राजस्व संबंधी रिपोर्ट्स जो हैं हमारे पास सबमिट करने होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करने होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर साल उसकी ऑडिट करेगी, उसको देखेगी, परखेगी। तो अब इनको हर रिपोर्ट कहाँ सबमिट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, हर रिपोर्ट अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और सैन्य मामलों से संबंधित, संधियों से मामलों से संबंधित, युद्ध से मामलों से संबंधित हर एक डिसीजन को पहले सेंड करना है, भेजना है कहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और तब जाकर के उसके ऊपर कोई भी निर्णय होगा। तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। ठीक है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। तो देखा जाएगा कि ये परेशानी खड़ी होगी। जो सोचा था गवर्नमेंट ने कि हम कंट्रोल कर लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को, वो हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात की डर थी कि आज यदि एक कंपनी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, उसकी सोवरेनिटी में इंटरफेयर कर रही है, इंडिया के सोवरेनिटी में इंटरफेयर कर रही है, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो कल हो के हमारे देश के संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है, कोशिश कर सकती है कि यहाँ के सत्ता को हथिया ले। ब्रिटेन है ही कितना बड़ा, ब्रिटेन से कई गुना बड़ा। तो बंगाल को ब्रिटिश कंपनी जो है एडमिनिस्टर कर रही है, प्रशासन चला रही है वहाँ की, है ना। तो फिर यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया। ये तो इंडिया में हुआ। वहां पे क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या बदलाव हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट से? तो ब्रिटेन में कुछ यूं बदलाव हुए। ब्रिटेन में बदलाव ये हुए हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो 1 साल के लिए चुने जाते थे पहले, इनका कार्यकाल बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। कितना साल कर दिया गया? इनके कार्यकाल को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। इसके अलावा ये किया गया कि हर साल 1/4 मेंबर्स रिटायर करेंगे। 1/4 मेंबर क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। मतलब हर साल 24 में से 1/4 कितना होगा? तो 6 मेंबर्स हर साल रिटायर करेंगे। ठीक है। इससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समय मिलता था किसी भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का। 1 साल में बदल गया, अब बेचारा कोई मेंबर आया, अभी समझ ही रहा है क्या कैसे करना है, क्या करना है, तब तक पता चला कि 1 साल बीत गया। तो समय सीमा बढ़ा दी गई ताकि आप अपनी पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल पाए। उसके अलावा कह दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, इसका जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में भाग लेने वाले प्रोप्राइटर्स, उस इलेक्शन में भाग लेने वाले जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका कम से कम शेयर होल्डर है, उनका कम से कम शेयर होल्डर 1000 पाउंड का होना चाहिए। पहले क्या था? पहले 500 पाउंड वाले चुनाव में भाग ले लेते थे और डायरेक्टर की सदस्यता को चुनते थे। अभी हो गया कि नहीं, 1000 की जो पाउंड के जो शेयर धारक होंगे वही इसमें भाग ले सकते हैं। तो वहां भी सुधारने की कोशिश की गई, भारत के साथ भी सुधारने की कोशिश की गई। लेकिन समस्या आ जाएगी। इस चीज को इंप्लीमेंट तो कर लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जिसमें अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया,
जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया 1774 में वो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस की व्यवस्था की गई, है ना। तो पहला चीफ जस्टिस बने थे एलिजा इम्पे जो है प्रथम सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगी दिक्कत कि दोनों गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठन जाएगी, क्योंकि जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो डिसीजन लेती थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट उठा देती थी। तो फिर यहां पर प्रशासन चलाना, क्योंकि सत्ता के 2 केंद्र स्थापित हो गए, कौन कौन से, एक तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी और दूसरी एक सत्ता की नई केंद्र निकल के आ गई, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में चलने लगा लड़ाई, कोई काम करने नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, हर चीज पर इफ एंड बट्स क्वेश्चन मार्क उठा देता था। फिर तब इसको लेकर के तब जा करके अब अगला वाला जो क्वेश्चन ये वाला है, हम देखते हैं ना 1781 का संशोधन अधिनियम। तो 1781 का संशोधन अधिनियम जो है वो कौन सा अधिनियम है, वो अमेंडिंग एक्ट 1781। ठीक है, 1781 का अमेंडिंग एक्ट इसलिए लाया गया ताकि 1773 में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। ब्रिटिश सरकार ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, ब्रिटिश सरकार ने जो चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच उसका था नहीं, तो तब इसमें ये बदलाव किया गया जो निम्नलिखित है, जो सामने आपके दिखेंगे। क्या किया गया, पहले तो अमेंडिंग एक्ट 1781 को और क्या क्या कहा जाता है। अमेंडिंग एक्ट 1781 को कहा जाता है बंगाल जुडिकेचर एक्ट, बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। और चूंकि एक तरह से सेटलमेंट, एक तरह से सुधार करेक्ट किया जा रहा है 1773 का, 1773 को के एक्ट को क्या किया जा रहा है में करेक्शन की जा रही है, इसको कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ पे आंसर तो निकल के आ गया हमारा कि क्या था, एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हमारे पास आंसर सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निपटान अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो हम 1773 का विनिमय अधिनियम तो होगा नहीं, क्योंकि इसी को करेक्ट करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आएगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 1781 का संशोधन अधिनियम है। अब ये क्या है, 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है। पहला काम इसमें किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करते हुए कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल को, गवर्नर जनरल काउंसिल, इसको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब हर मामले को सुप्रीम कोर्ट के से जाकर के पंजीकृत नहीं कराना पड़ता था, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ओके नहीं कराना होता था। अब क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। इसके अलावे कंपनी के कर्मचारी भी अपने कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। क्लियर है, क्षेत्राधिकार से बाहर। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें देखने को मिली। पहला कि सुधार करते हुए 1781 के अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट में या अमेंडिंग एक्ट 1781 में क्या किया गया। पहला तो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर, कोई भी निर्णय आप स्वतंत्रता पूर्वक गवर्नर जनरल इन काउंसिल ले सकती है। दूसरा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो सेवक हैं,
जो अधिकारी हैं उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। उन पे भी किसी प्रकार का मुकदमा केस दायर नहीं कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट। उनके कार्यों के लिए, जो कंपनी के कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए नहीं। अब कोई कर्मचारी कोई मर्डर कर देता तो चलेगा ना उसके ऊपर, है ना। तो फिर जो है ये एक तो ये दूसरी चीज ये थी कि जो राजस्व संबंधी मामले हैं, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं उन रेवेन्यू मैटर्स को भी ये नोट डाउन मुझे आशा आपने कर लिया होगा। उन रेवेन्यू मैटर्स को, क्योंकि पहले राजस्व संबंधी कोई भी मामला हो जो रेवेन्यू मैटर्स हो उसको पहले एक तरह से रजिस्टर्ड करवाना होता था और ओके करवाना होता था सुप्रीम कोर्ट से। तो जो रेवेन्यू मामले हैं उनको भी क्या किया गया, रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब वहां पे भी नहीं चलेगा। तब सुप्रीम कोर्ट के पास रहा क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास रहा क्या? सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ क्या किया गया कि कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया और यह किया गया कि हिंदुओं को हिंदू लॉ के अनुसार से, हिंदुओं को हिंदू नियमों के हिसाब से और मुस्लिमों को मुस्लिम नियमों के हिसाब से दंडित किया जाएगा या उनके ऊपर वाद या किसी प्रकार का केस चलेगा। धर्म में अभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं अंग्रेज, कभी भी अपनी कहीं कोई भी जुडिशियल कोड नहीं लेके आएंगे, बाद में आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि हिंदुओं को हिंदू नियमों से ही दंडित किया जाएगा और मुस्लिमों को मुस्लिम नियमों से ही किया जाएगा। उसके अलावे ये तो 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज क्या की गई, जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं, जो प्रांतीय न्यायालय हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जो निचले स्तर के जो न्यायालय हैं, अब इस प्रोविंशियल कोर्ट के जो मामले हैं, जो अपील होगा वो किस में आएगा? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ कलकत्ता का अथॉरिटी, कलकत्ता का क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन दिया गया। प्रोविंशियल कोर्ट के जो अपील होंगे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जाएंगे, तो एक तरह से गवर्नर जनरल काउंसिल के काउंसिल को बहुत अधिक स्वायत्ता, ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा स्वायत्ता देने की कोशिश की जाएगी। अब ये था हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और आगे हम थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा बीच में, तो उस पिट्स इंडिया एक्ट को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। या समझा दूं अभी? तो चलो देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी देख ही लेते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट दरअसल वहां के प्रधानमंत्री पिट्स साहब थे, उनके द्वारा लाया गया था 1784 में। लेकिन इसके पहले पिट्स साहब प्रधानमंत्री बनते उसके पहले वहां पे लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स के नेतृत्व में कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स के नेतृत्व में कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, और कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार चल रही थी। और इस गठबंधन सरकार के अंतर्गत फॉक्स ने एक मसौदा पेश किया, प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत कंपनी के ऊपर और अधिक नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई, जिसमें एक ऐसी समिति बनाने की पेशकश की गई जो समिति एक तरह से कंपनी के सारे अधिकारों को अपने हाथों में रखने की कोशिश करती। जब यह मसौदा आया तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो गया प्रस्ताव, बिल, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि कंपनी की अभी भी प्रभाव दिखती थी वहां के समाज, वहां के सोसाइटीज में, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में।
यहां तक कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो कई सारे सदस्यों को कंपनी ने अपने लोगों को बैठा रखा था, और कहीं ना कहीं वहां के सम्राट, यहाँ उस समय के जो जो मोनार्की थी उस समय कहीं ना कहीं इनके फेवर में काम कर रही थी, ठीक है, कंपनी के फेवर में। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह प्रस्ताव गिर गया, और पहली बार ऐसा होगा कि कोई ब्रिटिश सरकार जो है वो कंपनी भारत के मामलों पर गिर जाए, उसकी सरकार गिर गई, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई, और पिट्स साहब बहुत कम एज में, वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, वो आते हैं बन के, और उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेट किया, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी इसको हम लोग समझे। पहला, कंपनी के जो कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी है, व्यापारिक कार्य है, और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और आर्मी के मामले हो गए, आर्मी मैटर्स, ये दोनों अलग अलग कर दिया गया। मतलब प्रशासनिक, राजनीतिक या सैन्य मामले जो होंगे वो अलग है, प्रशासन चलाना अलग है, व्यापार अलग है। व्यापारी के रूप में अलग फंक्शन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, और प्रशासन के तौर पे एक अलग एंटिटी है। तो क्या किया गया, कमर्शियल एक्टिविटीज जो है, कंपनी की जो व्यापारिक संबंधी जो एक्टिविटीज है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही रखा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में रखा गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले भी हुआ करते थे, यही कंपनी चलाते हुए थे। और जो ये फंक्शन है राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य मामले, वो एक नई बॉडी बनाई गई, और इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम ही है, कंट्रोल करने वाली बोर्ड थी, जो 6 मेंबर्स कमिटी थी, जो 6 मेंबर, इसमें 6 मेंबर थे, ठीक है, जिसमें वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें वहां के राज्य सचिव और बाकी जो है मेंबर्स होते थे। और इन मेंबर्स को हटाने की प्रोसेस बहुत कठिन थी, कोई ऐसा नहीं था कि कंपनी इन मेंबर्स को हटाती, है ना, इनको रखने और हटाने की शक्ति ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखे थे, ठीक है। तो 6 मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और जो सैन्य मामले हैं, आर्म्ड मैटर्स हैं, वो उनको कंट्रोल करती, ठीक है। पहली बार भारत में ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रों को ब्रिटिश पोसेशन कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। मतलब ब्रिटिश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ये ब्रिटिश कंपनी के शासन के अंतर्गत आने वाले ये क्षेत्र थे। तो ये माना गया पहली बार कि हाँ, ब्रिटेन ने भारतीय क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लिया। ब्रिटेन जो है भारत को अब एक कॉलोनी के रूप में देखती है, एक उपनिवेश के रूप में देखती है, ठीक है ना। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, बी 1781। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। और भी 1784 में कुछ बातें हैं जो हम देखेंगे आगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। भाई बढ़ जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन, है ना। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। तो भाई आपको याद होगा, जो अब हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और उसमें इंग्लैंड वाला सेक्शन पढ़ रहे थे, ब्रिटेन वाला सेक्शन पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर जारी किया गया, एक राजकीय चार्टर जारी किया गया। और ये रॉयल चार्टर जो है वहां की रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वारा जारी किया गया था। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ये दरअसल, और क्वीन एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए, 15 ईयर्स के लिए स्पेशल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस राइट्स दिए थे, प्रिविलेज्ड राइट्स दिए थे, जो विशेषाधिकार थे वो दिए थे कि भाई ब्रिटेन की तरफ से इकलौती कंपनी होगी जो जाकर के ईस्ट एशियन कंट्री में और भारत में व्यापार
कर सकती हैं, और भारत इनके अलावा ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी 15 सालों के लिए कोई नहीं जाएगी। बाद में जेम्स प्रथम ने इसको परमानेंटली जो है इस नियम को बना दिया था। तो कब होगा? ऑप्शन है 1559 नहीं होगा, 1600 सही है, फिर 1601 नहीं होगा। तो बी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगी, वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस भी हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपको पता हो कि बीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है Who was the first to suggest the need for a constituent assembly after the independence? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की आवश्यकता का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये व्यक्ति बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू फेमस है नेहरू रिपोर्ट के लिए। पहली बार भारतीयों द्वारा कोशिश किया गया अपने लिए एक संविधान का निर्माण करने का, वो भी साइमन कमीशन के आने के बाद, जब वहाँ के राज्य सचिव ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप अपने लिए एक, अगर ऐसा है तो सहमति से आप अपने लिए एक संविधान बना के दिखाइए। और सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि हाँ हम अपने लिए एक संविधान बनाएंगे, और नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यही मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए पहली कोशिश की संविधान बनाने की, और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया 1928 में, इसलिए ये फेमस है ज़्यादा। इसके अतिरिक्त इन्होंने देशबंधु CR दास, चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास के साथ मिलके स्वराज्य पार्टी का भी गठन किया था। क्या किया था? स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। इन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था, और स्वराज्य पार्टी का गठन आपको पता ही है कि क्यों गठन किया गया था। चुनाव लड़ने, जो चुनाव होने थे, और उस चुनाव में कांग्रेस 2 धड़े में बट गई थी। एक कांग्रेस का एक धड़ा कह रही थी कि हम असहयोग करते रहेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के तहत असहयोग आंदोलन तुरंत ही खत्म हुआ था चौरा चौरी कांड के बाद, और गांधी जी जेल चले गए। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा था कि हम अभी भी असहयोग करते रहेंगे अंग्रेजों का, और एक धड़ा कह रहा था कि हम चुनावी माध्यम से चुन के जाएंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बैठ के हम गवर्नमेंट का सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट को परेशान करेंगे। इससे भी वो जो है उनको समझ में आएगा कि हम उनके विरोध में हैं। तो एक धड़ा, तो जो दूसरा धड़ा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहता था, वो जो है अलग हो करके एक नई पार्टी का गठन किया, और उसको स्वराज्य पार्टी कहा गया। और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के समर्थन में कौन कौन थे? एक तो मोतीलाल नेहरू थे और एक चितरंजन दास थे। स्वराज्य पार्टी का गठन इसलिए भी किया गया था क्योंकि स्वराज्यवादी जो है एक तरह से गांधी से नाराज थे, इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण से, कि वो असहयोग आंदोलन को वापस लेना चाहते नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद जो हिंसा हुई और जिसमें 18 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके पश्चात वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इससे भी नाराजगी थी, और कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन हुआ। याद करिए, रखिएगा, स्वराज पार्टी कोई एक अलग से पार्टी नहीं बना, कांग्रेस के अंदर रह के ही इन्होंने चुनाव लड़ा, जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। और इसका गठन इलाहाबाद के अधिवेशन में होता है, इलाहाबाद के अधिवेशन में होता है, याद रखिएगा, इलाहाबाद के अधिवेशन में होता है। और ये इसमें प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो CR दास थे, प्रथम अध्यक्ष, और महासचिव, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चितरंजन दास, और महासचिव जो सेक्रेटरी बने वो बने मोतीलाल नेहरू बने। MN रॉय, BG तिलक के बारे में हम पढ़ेंगे। MN रॉय साहब ये कम्युनिस्ट नेता है, और MN रॉय साहब ने ही पहली बार एक संविधान सभा की बात कही कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमें एक ऐसे संविधान सभा चाहिए जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करे, है ना। तो आंसर क्या होगा? MN रॉय होगा, MN रॉय। चलिए B के साथ जाइए। MN रॉय साहब जो हैं उन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग की है। इसके पहले भी चर्चाएं हुई हैं अपने लिए संविधान की। गांधी जी ने 1921-22 में इस बात की चर्चा की थी। उसके बाद जो है BG तिलक ने 1895 में अपनी एक पत्रिका में चर्चा की थी, खुद के संविधान के लिए। संविधान सभा की तो बात नहीं की थी, इन स्वयं के संविधान के लिए बात की थी। फिर स्वराज्य की जब बात आई 1906 में, फिर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ BG तिलक और NE बेसेंट द्वारा, उससे में भी अपने संविधान की बात की गई। इन संविधान सभा की पहली बार जब मांग की गई वो कब थी? 1934 में MN रॉय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है?
तो पहला विशेषता पढ़ेंगे, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने का अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो सच है, यह पहला कदम था कि ब्रिटिश सरकार जो है क्या चाह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को क्या कर ले, नियंत्रित कर ले और विनियमित करे, मतलब रेगुलेट करे कि कैसे जो है भारत में शासन चलाना है। कंपनी ही शासन चलाए, लेकिन उस शासन के ऊपर किसका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो ये वाकई पहला कदम था। ऑप्शन ए सही है, स्टेटमेंट ए सही है। बी क्या कहता है, फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो पहले मैंने एकदम शुरुआत में ही मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जब मैं बता रहा था कि हाँ पहली बार अंग्रेजों ने मतलब ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी। इसने मान लिया कि हाँ, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह माना कि हाँ ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही है और राजनीतिक और प्रशासनिक मामले को मान्यता मिल गई। थर्ड है कि 1773 के विनियमन अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नियुक्ति रखी, है ना। तो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। यहीं से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। कौन सा वो कदम था, इसमें कौन सा कदम दिखता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कदम वो है जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बॉम्बे और मद्रास के एक्सिक्यूटिव पावर को लेकर के किसके अंडर में डाल दिया गया, इसमें समाहित कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को एक्सिक्यूटिव पावर दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत है। तो स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट सी सही है। अब स्टेटमेंट डी चेक कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट डी क्या कहता है? स्टेटमेंट डी तो कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसने मद्रास में क्या कह रहा है स्टेटमेंट डी? इसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। द रेगुलेटिंग एक्ट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। ये हंसी आ रही है भाई मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ है। अभी तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बढ़ा दी, आप खुद से बताइए मद्रास में थी, बॉम्बे में थी या कलकत्ता में थी? हाँ, तो सीधे सिंपल सी बात है, ये कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा। तो ये डी नंबर स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और यही तो पूछ रहा था शायद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें से कौन जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का फीचर नहीं है तो वही वाला तो नहीं है। कौन वाला नहीं है? तो चले जरा, कौन वाला नहीं है? ये वाला नहीं है, बढ़ जा भाई, ये वाला नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। इसने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की नहीं। कहाँ पे की? मद्रास में नहीं होके कलकत्ता में की, कलकत्ता में की। तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए जरा सा कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा 1773 का जो है फीचर विशेषता नहीं है? पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अभी मैंने बताया कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब स्टैब्लिश किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो स्टैब्लिश किया गया जो भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य मामलों को नियंत्रित करने वाली थी, वो स्टैब्लिश की गई पिट्स इंडिया एक्ट से। क्या स्थापित की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। तो ये वाला ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन ए गलत हो गया। मतलब कि नॉट अ फीचर पूछ रहा है, तो नॉट अ फीचर पूछा तो बस यही तो ऑप्शन चाहिए हमको। नॉट अ फीचर, ये फीचर नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो हम ए के साथ जाएंगे। बी कह रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज क्रिएटेड टू रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कहा गया कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट कहाँ की जाए? वहां पर की जाए। नहीं। दूसरा, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बात वही हो गई कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्टिविटीज। तो हो गई, कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार करने से बंद कर दिया गया और भारतीय लोगों से किसी प्रकार का उपहार या ब्राइब
नहीं ले सकते थे। चलिए क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इन फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो अभी पिट्स इंडिया एक्ट की बात हमने करी। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करने में क्या किया कि हमने बताया कि वहां का कमर्शियल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क अलग अलग कर दिया गया। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया, मतलब बंटवारा कर दिया है ना। तो ऑप्शन ए सही है। इसमें विशेषता नहीं है, खोजना है तो नहीं वाला खोजो। तो ऑप्शन ए विशेषता है इसकी। A new body board of control was established। तो board of control बनाया गया था ना to manage the political affair, है ना। It empowered the board of control to supervise and direct all operations civil and military, है ना। इस राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश कब्जे के नागरिक और सैन्य सरकार और राजस्व के सभी कार्यों को निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया। टोटली सही है, एकदम सही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य मामले, नागरिक मामले, राजस्व मामले सब थे। खाली व्यापार संबंधी किसके पास चला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। और सी ऑप्शन क्या दिया है? सी ऑप्शन क्या इसका विशेषता नहीं है? देखते हैं हम लोग। सी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये तो विशेषता है। सी बोल रहा है इट एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट था, तो ड्यूअल गवर्नमेंट हो नहीं गया। एक जो है कंट्रोल किसके पास चला गया? एक कंट्रोल चला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास और एक कंट्रोल चला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या दिख गया कि शासन की दो जो है केंद्र हो गए। तो दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की, ये भी सही है। अब डी वाला चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने पहली बार इसने कंपनी का राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। तो पहली बार ये थोड़ी थी, पहली बार तो 1773 में ही हो गया था। पहली बार ही उसको पहचान मिल गई थी कि हाँ भारत में कंपनी जो है शासन कर रही है। तो डी नंबर, तो ऑप्शन डी के साथ जाइए। डी आपका विशेषता नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट का, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन। बात मैं कर रहा था ना, आ गई ना बात वही सेम चीज कि पहली बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश क्षेत्राधिकार कहा गया कि हाँ ब्रिटिश द्वारा अधिकार किया गया। तो पहला फैक्ट सही है ना, ये पहला फैक्ट होगा इसका। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का फैक्ट है। अंडर दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। तो ये भी हो गया, ब्रिटिश सरकार ने टोटली कंट्रोल कर लिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अधिकतर लोग किसके हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भी लोग हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अधिकतर लोग किसके हैं? ब्रिटिश सरकार के हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से टोटली जो है कंट्रोल की अपने हाथ में ले लिया है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। ये पहला कदम थोड़ी था, ये पहला कदम तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बाकी जो प्रेसिडेंसीज हैं उसके पावर को कर्टेल करने की कोशिश की गई और बंगाल के पावर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है, तो ये आपका नहीं होगा। तो विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी क्या कहता है? बोथ ए एंड बी। तो ओके, तो बोथ ए एंड बी। चलिए डी के साथ चलते हैं। बोथ ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हमारा विशेषता है, ठीक है। ई में जाएंगे नहीं, ई में क्या है? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which act was considered the final step towards the centralization of British India? ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये तो पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था। पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, हाँ, सुप्रीम कंट्रोल ओवर
कंट्रोल ओवर किसका हो गया? कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम देखें, पिट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यही वो चार्टर है जिसके थ्रू अंग्रेजी सरकार ने टोटली सेंट्रलाइजेशन, फुल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया, है ना। इस चार्टर के थ्रू न सिर्फ, अभी तक क्या था, अभी तक बॉम्बे और मद्रास दोनों की लेजिस्लेटिव पावर तो थी हाथ में, एक्सिक्यूटिव पावर भले ही नहीं थी। तो इस चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया और पूरे ब्रिटिश इंडिया के टोटल कंट्रोल, ब्रिटिश इंडिया का टोटल कंट्रोल किसके हाथों में चला गया? इंडिया के गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया। सारे एक्सिक्यूटिव पावर इंडिया के गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कोई भी ब्रिटिश टेरिटरी। उसके बाद टोटल पॉलिटिकल मैटर्स, टोटल एक्सिक्यूटिव मैटर्स, टोटल लेजिस्लेटिव, कानून बनाने की भी जो पावर है वो बाकी प्रेसिडेंसी से छीन करके किसको दे दिया गया? इंडिया के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। एक तरह से बंगाल, मद्रास और बॉम्बे सीधे सीधे इसके अधीनस्थ हो गए हर चीज के लिए। अब इंडिया के गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल में बैठने वाले गवर्नर जनरल जो थे, अब इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाएंगे और टोटल का टोटल पावर अब सीधे उनमें समाहित हो गया। तो एक व्यक्ति के हाथों में टोटल पावर सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। तो यही तो फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। दिस वाज द फाइनल स्टेप। द फर्स्ट स्टेप वाज रेगुलेटिंग एट 1773 और उसके बाद क्रमशः एक एक करके सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाया गया और 1833 में जाकर के टोटली सेंट्रलाइज कर दिया गया पावर को। किसके हाथों में? इंडिया के गवर्नर जनरल के हाथों में, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो कह दिया जाएगा कि लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो क्या था? लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल था भारत बंगाल का। और पूछ दे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम बस बदल गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्या हो गया आंसर? 1833 का चार्टर अधिनियम यह फाइनल स्टेप था, अंतिम कदम था केंद्रीकरण का। यहाँ पे टोटल केंद्रीकरण कर दिया गया पावर का। किसके हाथों में? भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ओके, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो है पहला गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको बनाया जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम। उसी तरह से अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस तरह से पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड, पूछ दे किस एक्ट के थ्रू बनाया गया बंगाल के गवर्नर को प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
पूछ दे कि किस किस एक्ट के थ्रू जो है, किस एक्ट के थ्रू बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? चार्टर एक्ट 1833। और पूछ दे कि बंगाल का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1850। ठीक है, तो एक मिनट पानी थोड़ा सा पी लेने दीजिए, पानी जरा सा पी लो। ठीक है, तो अब ये वाला याद, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए यही तो आंसर है हमारा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय। चलिए लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने भारत को कई ऐसी चीजें दी जो कमाल की, जैसे भारत में प्रथम रेलवे, भारत में प्रथम टेलीग्राम, भारत में PWD, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया। एक बहुत और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को फाइनल टच देने वाले यही व्यक्ति हैं। भारतीय ब्रिटेन की साम्राज्यवाद को भारत में फाइनल टच इन्होंने ही दिया था। तो क्या होगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो अभी तो हुआ, चलो जी, कहाँ गवर्नर फर्स्ट? भारत का पहला गवर्नर जनरल, चलो विलियम बेंटिक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्या हुआ भाई? अगला क्वेश्चन कहता है, in which of the following activities for the first time the legislative and executive function of the governor general council were separated out? निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग किया गया? अभी तक गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव परिषद है, वही एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज भी बना रही हैं और वही लेजिस्लेटिव पॉलिसीज भी बना रही है। मतलब कि कानून बनाने का भी काम वही है, कानून को धरातल पर लागू करने का काम भी वही करती है। कौन? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहली बार कौन सा वो चार्टर एक्ट था? तो एक तरह से हम कहें कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट के सीरीज में लास्ट चार्टर एक्ट था, और इस लास्ट चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, जो योजनाएं बनाने की, पॉलिसीज बनाने का जो फंक्शंस हैं, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस, योजनाएं बनाने का, पॉलिसी बनाने का, लॉज बनाने का जो फंक्शंस है, और एग्जीक्यूटिव मतलब योजनाओं और नीतियों को, योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जो फंक्शंस है, वो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एक अलग बॉडी बनाई गई जो लेजिस्लेटिव बॉडीज कहलाई, और एक अलग बॉडीज था जो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाया। दोनों गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ही था, लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसके 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 एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग हो गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग हो गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो तो थे ही, इसमें अलग से 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। इसमें अलग से 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया, और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है, वो टोटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रोसीजर से चलता था। टोटली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करता था, एकदम हूबहू नकल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग हो गई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अलग हो गई। ये चार्टर था, चार्टर एक्ट 1853। कब था? 1853। चार्टर एक्ट 1853 की कुछ और बातें हम समझेंगे। तो चार्टर एक्ट 1853 से क्या किया गया कि कंपनी की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और कंपनी की लेजिस्लेटिव फंक्शंस दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स करेंगी, लेकिन नाम मात्र की चीजें थी। ये ऐसा नहीं था, क्योंकि
सारी चीज़ें फेवरेबल हैं ब्रिटिशर्स के फेवर में ही, क्योंकि अभी भी ये जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अभी इंडियंस को इसमें नहीं लाया जाएगा, इंडियंस को बाद में इसमें लाया जाएगा, वो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे लाया जाएगा। और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस अलग हो रही हैं, और एक्सिक्यूटिव में तो दूर तक सोचना भी नहीं है कि इंडिया भी इसमें, इंडियंस कभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो 1909 में जाकर के होगा। दूसरा इसमें क्या किया गया, दूसरा इसमें किया गया कि ओपन एग्जामिनेशन कर दिया गया सिविल सर्विसेज का, ओपन एग्जामिनेशन कर दिया गया फॉर इंडियंस को इन सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज भारत में जो अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी, उसमें भारतीयों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई इसके थ्रू कि हाँ, भारतीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं करेंगे, उनको भी हम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठने की छूट देंगे। और ये अलग बात है कि एग्जामिनेशन देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस एग्जाम को क्रैक भी करेंगे, सुभाष चंद्र बोस भी क्रैक करेंगे, बाद में तो बहुत लोग क्रैक करेगा। ओपन एग्जामिनेशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज कर दिया गया, और इसके लिए 1854 में, याद रखिएगा इस कमेटी का नाम मैकाले कमेटी बनाया गया। मैकाले कमेटी, मैकाले क्या है थे, मैकाले एक्सिक्यूटिव कमेटी में, एक्सिक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर थे, विधि सदस्य के रूप में वो आए थे, और भारत में उन्होंने जो है मैकाले कमेटी बनाई गई, बनाई गई। और याद रखिए यही मैकाले हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति को बढ़ावा देंगे, इन्हीं के आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति एस्टैब्लिश्ड होगी। तो 1854 में मैकाले कमेटी बनाई गई, किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, है ना, याद रखिएगा। 1854 का मैकाले कमेटी किसके लिए है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें भारतीयों को भी अब एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया है। ये दो बातें 1800 चार्टर एक्ट 1853 का, गांठ बांध लीजिए, और भी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो बातें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले अगला क्वेश्चन नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स वर सेपरेटेड आउट। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारिणी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो अब तो मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो इनके विधायी और कार्यकारी जो है, सी नंबर चाहिए, सी नंबर 1853 का चार्टर अधिनियम अलग अलग कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो होगा वही फर्स्ट वायसराय भी बनेगा। 1857 में लॉर्ड कैनिंग साहब के नेतृत्व में लड़ी गई अंग्रेजों की तरफ से रिवोल्ट ऑफ 1857, और 1857 को दबा दिया गया। लेकिन इसके पश्चात 1857 के पश्चात जो पावर है वो ट्रांसफर हो गया कंपनी टू ब्रिटिश मोनार्की, जो वहाँ के साम्राज्य हैं, जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके हाथों में पावर चली जाती है। और भारत के जो लास्ट गवर्नर जनरल हैं, अब उनका नाम बदल के, अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब उनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अर्थात भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वहीं भारत का प्रथम वायसराय होगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, तो वहीं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे। कौन साहब होंगे, लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन सही है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। चलिए आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूं और फिर उसकी चीजों को हम समझते हैं। आंसर होगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके तहत जो वायसराय है, वायसराय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है। हमारे राष्ट्रपति के पास भी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब संसद की सत्र नहीं चल रही हो, या दोनों सदरों में से कोई एक सत्र चल रही हो, दूसरी सत्र नहीं चल रही हो, उस कंडीशन में किसी आकस्मिक परिस्थिति में या आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी की जाती है और ऑर्डिनेंस जारी की जाती है। और इसके थ्रू जो है वो ऑर्डिनेंस पूरी की पूरी वो कानून होती है, जैसे कानून बनती है, और उसके पास वही लीगल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी हुई कानूनों की होती है। लेकिन इसकी वैधता 6 माह तक की होती है, और संसद के बैठने के साथ ही
2 सप्ताह के अंदर इसको पास करा लेना होता है सदन से। ठीक वहीं जो है यहाँ पे वायसराय को भी वो पावर थी और वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई ताकि जो है आवश्यकता पड़ने पर वो उचित निर्णय ले सके, उसे इंतजार करना ना पड़े। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से मिली है। लेकिन 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम की कुछ और बातें हैं जो हम देख ले जरा सा। 1861 की भारतीय परिषद अधिनियम की क्या बातें हैं? 1861 द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम अधिनियम 1861। अब इसमें तो पहला तो क्लियर हो गया कि क्या किया गया कि ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर थी। अच्छा, इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीयों की भागीदारी, पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी दी। हाँ, ये अलग बात है कि ये वो लोग हैं जो चापलूस हैं, अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, जो अंग्रेजों के समर्थन में हैं। उन्हीं भारतीयों को इसमें पहले शुरुआत में डाला गया। कौन थे? पटियाला के महाराज, बनारस के महाराज, सर दिनकर राव। ये 3 मेंबर को गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय कौन कौन? सर दिनकर राव, दूसरे बनारस के महाराज और तीसरे पटियाला के महाराज। इनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी मतलब सरकारी मेंबर नहीं है ये, गैर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, गैर सरकारी सदस्य के रूप में कहां पे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव, विधायिका में या कार्यपालिका में? नहीं, विधायिका में, है ना, क्योंकि वहीं तो एक बॉडी था जो नाम मात्र का था, है ना, जो भी प्रस्ताव आए पास हो जाए, है ना, उसमें सब तो वहीं बैठे हैं ना पास कराने वाले लोग। तो ये क्या था? गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो विधान परिषद में इनको जगह मिलती है। केंद्रीय विधान परिषद है ना, केंद्रीय विधान परिषद, नॉट प्रांतीय, केंद्रीय विधान परिषद में जगह मिलती है। पहला तो ये हो गया 1861 के अधिनियम में कि पहली बार प्रश्न पूछते कि पहली बार वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी दी गई? 1861 का काउंसिल एक्ट। दूसरा पूछ दे कि कौन वो 3 लोग थे, बोले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था गैर सरकारी सदस्य के रूप में, और 3 थे, चौथा कोई और हो तो शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अगला क्या था कि इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को मजबूत किया। पोर्टफोलियो है ना, देखते हैं जब चुनाव होता है और सरकार की गठन होती है तो सब पोर्टफोलियो पाने में लग जाता है कि हमको अच्छा वाला मंत्रालय चाहिए, हमको हमको वित्त चाहिए, हमको ग्रामीण चाहिए, ये तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में शुरू किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लेकिन इसकी पुष्टि कर दी गई इस वाले अधिनियम में। 1861 के अधिनियम में इसकी क्या की गई? 1861 के अधिनियम में इसकी पुष्टि कर दी गई कि हाँ पोर्टफोलियो सिस्टम लागू रखा जाए। अब ये क्या है कि पोर्टफोलियो में क्या किया गया? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल का, जो कार्यकारिणी परिषद है उसके सदस्यों को विभागों का कार्यभार दिया गया। सदस्यों को विभिन्न विभागों का कार्यभार दिया गया। यहीं से स्टार्ट होगा मंत्रालय सिस्टम, एक तरह से विभागों का कार्यभार। तो हमारे यहाँ तो विधायिका के लोग ना पोर्टफोलियो संभालते हैं, विधायिका से निकले हुए सरकार जो बनाती है, इस समय एग्जीक्यूटिव के लोग ही संभाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 बातें मुख्य रूप से 1861 की याद रखनी है। पहला कि उन्हें ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा भारतीय शासकों का एंट्री और कौन कौन लोग थे उसमें, ये दिमाग में रखना है। तो मुख्य बातें ये समझ में आई। बहुत डिटेल में चैप्टर जब चलेगा तो और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे।
ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शन। देखो देखो देखो, आ गया। ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपने कार्यकारिणी परिषद में वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? तो हो तो गया, मिल खोजो ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कहाँ है? चलो चलो आंसर मार दो, 1861 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम आया, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को, कार्यकारिणी परिषद के मेंबर को मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया। इससे क्या हुआ? वायसराय की मजबूती सामने निखर के आती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और इसके साथ ही जो है हम लोग अगले इस लेक्चर के का इंतजार करेंगे। चलिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड? यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है और आंसर होगा एक्ट ऑफ 19। एक्ट ऑफ 19 के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के माध्यम से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, जिसमें 120 मेंबर्स शामिल थे जो राजघराने से संबंध रखते थे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले लेक्चर को में फिर मिलेंगे, लेकिन जाने के पहले फिर से आपसे एक विनती है, एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से हम बहुत इनकरेज और बहुत उत्साहित होंगे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, अच्छी चीज़ों को लाने के लिए, ताकि आपकी एग्जामिनेशंस और सुनिश्चित हो जाएं, एग्जाम्स के रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए, आपके तैयारी को एक नई धार मिले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू सो मच।